हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह क्लास 7 का मैथ का सातवां अध्याय का चौथा वीडियो है, यानी पार्ट 4 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 7.2 के 7वां प्रश्न, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां प्रश्न को हल करेंगे। यानी बाकी के जो 5 प्रश्न थे ना, ये 5 प्रश्न 7 से लेकर 11 तक, इन सभी को हल करेंगे। और इसके पिछले वीडियो में प्रश्नावली 7.2 के ही पहला प्रश्न से लेकर ये छठे प्रश्न तक को हल करा दिए। ठीक है, तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके भी ले सकते हैं 7255057205। इस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपके पास उस वीडियो का लिंक सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, वो प्लेलिस्ट में है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से जाकर आप क्लास 7 का सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 7 से लेकर 11 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए 7वां प्रश्न में कह रहा है चॉक पाउडर में। देखो उससे पहले हमने पिछले वीडियो में यानी पार्ट 3 वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक किया था, उसको एक बार देख लीजिए। जो हमने पहला प्रश्न हल कर रहे थे ना, पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, ये वाला प्रश्न, इस पहले प्रश्न का जो सी नंबर प्रश्न है ना, उसमें अलमारी का क्रय मूल्य जो था वो 2500 था। ध्यान दीजिएगा, अलमारी का क्रय मूल्य 2500 था। हमने यहाँ पे 2500 और 3000 ठीक लिखा। 2500 में से 3000 में से 2500 को घटाया तो यहाँ पे 500 आया। जब हमने लाभ प्रतिशत निकाला तो लाभ के जगह पे हमने 500 रखा, जो कि यहाँ पे लाभ निकला था, लाभ बराबर 500 आया था, तो उसके जगह पे हमने 500 रखा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए 2500 क्या था, इसका क्रय मूल्य था, और क्रय मूल्य सूत्र में क्या है, बटा में है, यानी भाग में। तो ऊपर हमने 500 रखा, नीचे हमने 2500 के जगह हमने 25000 रख दिया, यानी एक जीरो ना यहाँ पे एक्स्ट्रा दे दिए, इससे थोड़ा सा प्रश्न में गड़बड़ी हो गई, तो उसके लिए सॉरी, आप लोग यहाँ पे सुधार लीजिएगा। इस जीरो को आप लोग क्या कीजिएगा ना, काट लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये उसके बाद देखिए इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10। जब 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो यहाँ पे 10 बचा, और 250 दूनी कितना होता है, 500। अब 2 में 10 से गुना कीजिएगा, 2 में 10 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आएगा, यानी लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बस 1 जीरो की वजह से प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, उसके लिए सॉरी। क्योंकि देखिए बहुत जल्दीबाजी में हमको करना होता है ना, क्योंकि हमको वीडियो भी देखना है कि लॉन्ग ना हो, उसके बाद फ्रेम में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे अभी हम पढ़ा रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं और वो ऐसे हो जाता है, वो रिकॉर्ड ही नहीं होता है, मतलब फ्रेम में आता नहीं है, तो उसको भी देखना होता है। सब दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, हमने कमेंट में भी सुधार करवा दिया था। अगर वीडियो में कहीं पे भी आपको डाउट लगे कभी भी, तो आप लोग एक बार कमेंट खोल के जरूर देखिएगा, वहां पे हम कमेंट में जरूर सुधार करवाए रहते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, इसके लिए सॉरी फिर से एक बार। ठीक है, चलिए हम लोग आज के वीडियोस को स्टार्ट करते हैं, आज के प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग प्रश्न संख्या 7 से हल करेंगे। देखिए कह रहा है कि चॉक पाउडर, यहाँ पे दिख रहा है ना, चॉक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 10:3 होता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले प्रश्न को समझिए। चॉक पाउडर में कैल्शियम होता है, कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है, तत्व होता है, जो कि आप लोग को आगे की क्लासों में केमिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक है, तो कैल्शियम जो होता है वो 10 होता है, 10 भाग होता है। कार्बन कितना होता है, 3 भाग होता है, और ऑक्सीजन कितना भाग होता है, 12 भाग होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि कुल भाग कितना होता है। ठीक है, इसके हल में आप लोग क्या कीजिएगा, 7वां का जो पहला हल है उसमें लिखिएगा कि कुल भाग बराबर, 7वां के में क्या लिखिएगा कि अनुपात का कुल भाग, अनुपात का कुल भाग। तो अनुपात का कुल भाग कितना है, तो हम लोग सभी को जोड़ेंगे, क्योंकि कैल्शियम यहाँ पे कैल्शियम 10 है, कैल्शियम 10 है,
कार्बन 3 है और जो ऑक्सीजन है वो 12 है, तो कुल कितना हो जाएगा? कुल हो जाएगा 10 + 3 + 12। इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 25 आएगा। ठीक है, 25 क्या होगा? कुल भाग होगा। अब देखिए इसमें से कार्बन की मात्रा हम लोग को ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसका भाग निकालेंगे कि कार्बन कुल में कितना है। तो 3 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि कार्बन का भाग, यानी कार्बन कितना है, तो टोटल है 25, कुल भाग 25 है और 25 में से 3 भाग कार्बन है, यानी कार्बन का भाग क्या हो गया? 3/25 हो गया। ठीक है, जैसे हम लोग इस प्रश्न को हल करते थे ना जी, अनुपात वाला, ठीक वैसे ही इसको भी हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अब कह रहा है कि इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी अब ये जो भाग निकला है ना इसको प्रतिशत में बदल दीजिए। तो यहाँ पे लिखिएगा कि तथा प्रतिशत बराबर, तो प्रतिशत निकालने के लिए आपको पता है हम लोग क्या करेंगे, इसी में 100% से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/25 और गुना में 100%। ठीक है, देखिए 25 से कम 25, 25 चौके 100 और 3 चौके कितना होता है? 3 चौके 12% हो जाएगा। ठीक है, यानी कार्बन का प्रतिशत कितना हो गया? यहाँ पे प्रश्न में आपसे पूछ रहा था कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करिए, तो कार्बन का प्रतिशत मात्रा कितना हो गया? 12% हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपने 7वें के पहले प्रश्न को हल कर लिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग 7वें के दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा है, चॉक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तब उसका कुल भार कितना होगा? चौक की छड़ी आप लोग देखे हैं, जब हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं ना, वही चौक की बात हो रही है, उसी चौक की। तो चौक की छड़ी इतनी बड़ी होती है, इतना बड़ी, तो उसमें देखिए वो बना किस किस चीज से रहता है? कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन से बना रहता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि चौक की एक छड़ी में कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है, कार्बन जो है ना उस चौक की छड़ी में 3 ग्राम है, तब उसका कुल भार ज्ञात करिए, यानी वहां पे कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन इन सभी का भार कितना हो जाएगा, यानी टोटल चौक की भार कितनी हो जाएगी। क्योंकि चौक जो बना है वो किस से बना है? कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे केवल कार्बन का भार दिया है, अब आपसे पूछ रहा है कि पूरे चौक की भार बता दीजिए, यानी यहाँ पे निकालना क्या है? चौक का भार निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा चौक का कुल भार बराबर, इस दूसरे के हल में आप लोग लिखिएगा चौक का कुल भार बराबर, यहाँ पे क्या लिखना है? चौक का कुल भार बराबर कितना? 1 ग्राम मान लेते हैं हम, 1 ग्राम, क्योंकि नहीं दिया है। और उसके बाद यहाँ पे लिखिए प्रश्नानुसार, और फिर प्रश्न को यहाँ पे पढ़िए। देखिए प्रश्न में क्या करें कि चौक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है, कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है, तब उसका कुल भार ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक चौक की छड़ी में कार्बन कितना भाग होता है? तो 12% होता है। कोई भी एक चौक की छड़ी है ना, जैसे चौक की छड़ी इतनी बड़ी है, तो इसमें जो कार्बन होगा ना 12% होगा। ठीक है, तो कार्बन का भार है x है, तो x का 12% कितना होगा? 3 ग्राम होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 3 ग्राम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि समीकरण बन चुका, अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है, ये 12 कहाँ से आया? तो 12 यहाँ से आया कि कार्बन की मात्रा जो होती है एक चौक में वो कितना होता है? 12% होता है। ठीक है, कार्बन का जो मात्रा होता है 12% होता है। तो यहाँ पे एक चौक की छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा जो है 3 ग्राम है, 3 ग्राम है, तो x का 12, यानी x का 12 बराबर 3 होगा ना जी, क्योंकि x टोटल भार है कार्बन का और 12% x पूरा भार है किसका? चौक का, और चौक में 12% होता है कार्बन, और कार्बन का भार यहाँ पे 3 ग्राम दे दिया है। तो वही बात हम लिखें कि x का 12% बराबर 3। अब इसको आप लोग को हल कर लेना है। समीकरण बन गया x के जगह पे x का मतलब गुना, 12 के जगह 12 प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 और बराबर में इधर 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ का चिन्ह देंगे। अब देखिए x के जगह पे x, यहाँ पे 3 के जगह पे 3, और इसको इधर ले जाएंगे तो पलट जाएगा। ये सब हमने पहले के वीडियो में बता दिए हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट
पार्ट 1 से लगातार वीडियो देखें ना, पार्ट 1 फिर पार्ट 2 फिर पार्ट 3, तब आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम क्यों ऐसे कर रहे हैं। जैसे प्रतिशत हटा के इसके बटा में 100 लगा दिया, जो कि हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। इसको हमने ऐसे पलट के यहाँ पे 100 कर दिया और नीचे यहाँ पे 12 कर दिया, जो कि भी हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो अगर आप लोग वो सब वीडियो नहीं देखें तो इस पर मैसेज कीजिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट का लिंक है, प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन है आपके पास, जिस तरीके से आप देखना चाहें देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अब ये कटेगा तो कटा देंगे, तो देखिए 3 एकम 3 और 3 चौके 12, यहाँ पे कट गया। उसके बाद देखिए ये फिर कटेगा, 4 एकम 4 और 4 से 25 बार में कटेगा, तो यहाँ पे x का मान कितना आया, 25 आया। अब x आप लोग क्या माने हैं, चौक का कुल भार माने हैं, यहाँ पे चौक का कुल भार माने हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा कि अतः चौक का कुल भार बराबर कितना हो जाएगा, तो x के जगह पे आपको केवल 25 रखना है, तो यहाँ पे हम 25 रख दिए। बाकी है जो ग्राम था तो ग्राम रहने दीजिए, यानी चौक का जो भार हुआ वो कितना हो गया, 25 ग्राम हो गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख भी सकते हैं माना कि चौक का कुल भार, यहाँ पे माना भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी सही है। ठीक है, बाकी चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न में करें कि अमीना एक पुस्तक 275 में खरीद कर उसे 15% हानि पर बेचती है, पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न में आपसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है और दिया है क्रय मूल्य दिया है और प्रतिशत हानि दिया है। ठीक है, तो इसको निकालेंगे कैसे हम? सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा 8वां के हल में क्या लिखिएगा कि जो पुस्तक का क्रय मूल्य है वो कितना है, तो लिखिएगा पुस्तक का क्रय मूल्य। तो देखिए पुस्तक का जो क्रय मूल्य है वो 275 है, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है। उसके बाद दे रहा है कि 75% हानि पर बेचती है, 15% हानि पे बेचती है, तो यहाँ पे लिखिएगा तथा हानि भी दिया है। हानि कितना दिया है, हानि प्रतिशत दिया है 15 दिया है। और उसके बाद हम लोग से पूछ क्या रहे हैं, पुस्तक का विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे लिखिएगा तब विक्रय मूल्य बराबर, तब विक्रय मूल्य तो या फिर यहाँ पे तब लिख सकते हैं कि तब विक्रय मूल्य बराबर, ये बस देखने के लिए लिखा जाता है कि देखने में अच्छा लगे कि हाँ लड़का थोड़ा मेहनत किया है। बाकी आप यहाँ पे केवल विक्रय मूल्य भी लिखिएगा तो आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, और विक्रय मूल्य का सूत्र हो जाएगा जब आपको क्या क्या पता हो, जब आपको क्रय मूल्य और हानि पता हो, तब एक सूत्र होता है जो कि हमने पिछले वीडियो में नहीं बताया था, इसको हमने यहाँ पे ऐड किया है, उस सूत्र हम आपको दिखा दें। देखिए इसके यहाँ तक तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में इन 2 सूत्रों को और इसके अलावा ये जो सूत्र थे इनको हम लोगों ने पढ़ लिया, समझ लिया। इसको हमने आपको बोले थे कि 1 से लेकर 4 तक इसको याद कर लेना है, 5वां 6ठा इसको भी याद कर लेना है, 7वां एक और आप लोग ऐड कर लीजिएगा। जब भी क्रय मूल्य निकालना हो और क्या क्या दिया हो, क्रय मूल्य दिया हो और हानि दिया हो, तब आप लोग को ये सूत्र लगाना है। सूत्र क्या है, तो सूत्र है क्रय मूल्य गुने 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है, और बाटा में कितना 100, इसको ब्रैकेट यहाँ पे लगा देना है। चलिए अब इस सूत्र को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यानी क्रय मूल्य के जगह पे 275 रखेंगे। ठीक है, ये रेड लाइन देखिए आप लोग, इस रेड लाइन के नीचे ना 8 नंबर प्रश्न है, उसके ऊपर दूसरा प्रश्न है। ठीक है, तो रेड लाइन के नीचे ही आपको ध्यान देना है। तो 275 क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, फिर गुना का चिन्ह और 100 के जगह पे 100 ही रहेगा। हानि प्रतिशत कितना है, 15 है, तो इसके जगह पे 15 रखिए, बटा में 100 के जगह पे 100 रहेगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए जब 100 में से यानी 100 में से 15 को घटाइएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 85। तो 85 में जब आप 80 से भाग दीजिए, 85 में 100 से भाग दीजिएगा, तो ये देखिए जो कटेगा यहाँ पे अब काट देंगे, और नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये कटेगा, जब इसको 25 से कटाइएगा तो यह 25 चौके कितना होता है, 100 होता है, और 25 से यह 11 बार में कटता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये उसके बाद हम लोग गुना कर देंगे। उसके बाद देखिए 11 में 85 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 935, आप लोग गुना कर लीजिएगा, और बाटा में आएगा 4। और जब इसको कटाइएगा ना, 935 में 4 से भाग दीजिएगा, जब इसको कटाइएगा तो इसके नीचे आप लोग को लिखना है, नीचे कितना आएगा, नीचे इसके आएगा, इसके नीचे कितना आएगा, इसके नीचे आएगा
233.75, ठीक है। यही क्या हो जाएगा 233.75 क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो इतना रुपया क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा था, यही पूछ रहा था कि पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना हो गया 233 रुपया और 75 पैसा हो गया, ठीक है। पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या हो गया 233 रुपए और दशमलव के बाद को पैसा बोलते हैं, तो 233 रुपए 75 पैसा हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस 8वें प्रश्न को हल करना था। बाकी इस सूत्र को भी आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। बाकी चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन देय होगा। प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन देय होगा, आपको एक याद करना है। मूलधन बराबर इतना और दर 2, मूलधन बराबर 1200 और दर 12% वार्षिक है, ठीक है। सबसे पहले मूलधन मिश्र धन ये क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखिए कभी भी आप कहीं कर्ज लेने जाइएगा ना, तो आप जितना कर्ज लिए रहिएगा, मान लीजिए कि आपने 10,000 कर्ज लिया, तो 10,000 लिए है ना, तो फिर आप वापिस कीजिएगा ना, तो आपको 10,000 ही नहीं करना है, इसका कुछ प्रतिशत आपको ब्याज भी देना है, कुछ प्रतिशत ब्याज भी देना है। अगर मान लीजिए 1,000 ब्याज हो रहा है तो आपको 10,000 और 1,000 देना है। तो इस दोनों को हम बोलेंगे, देखिए जब आपने कर्ज लिया 10,000 कर्ज लिया तो ये हो गया मूलधन। मूलधन किसी से भी कर्ज लिया, अपने दोस्त से बोला कि मुझे 10,000 चाहिए, तो उसने 10,000 दिया तो ये हो गया मूलधन। अब फिर 10,000 के वजह पे आपने 10,000 के जगह पे अब उसको लौटाइएगा तो कुछ ब्याज देना होगा। दोस्त तो हालांकि नहीं लेता है। अगर आप बैंक से 10,000 कर्ज ले रहे हैं ना, एज द एग्जाम्पल एक बैंक आपको 10,000 कर्ज दे रहा है, तो बोलेगा ना कि हम 10,000 तो आपको दे देंगे, हम आपका कोई हित दोस्त तो है नहीं, हमको उससे पे अधिक पैसा चाहिए। जैसे 10,000 दिए तो हमको 11,000 चाहिए, तो 10,000 हो गया मूलधन। और जो 1,000 एक्स्ट्रा ले रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ब्याज। उसको क्या बोलते हैं ब्याज, जो 1,000 एक्स्ट्रा लेगा। और दोनों जब आप साथ में दीजिएगा, जैसे 10,000 और फिर 1,000, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11,000 होगा। तो ये 11,000 को ही हम लोग क्या बोलते हैं मिश्र धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मिश्र धन बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इन 3 शब्दों का मतलब समझ लिया। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों शब्दों का मतलब समझ लिया, तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक है। मूलधन क्या होता है, जो कर्ज के रूप में आप लेते हैं या फिर किसी को कर्ज देते हैं तब भी वह मूलधन ही होगा। मान लीजिए आपने मुझे 10,000 कर्ज दिया, तो उसको हम लोग बोलेंगे मूलधन, वो जो 10,000 है मूलधन है। और ब्याज क्या होता है, तो ब्याज उस पे जो हम लोग एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं उसको हम लोग ब्याज बोलेंगे। फिर मिश्रधन क्या होता है, जब दोनों को साथ कर दें, दोनों को एक कर दें, तब जाके उसे हम लोग क्या बोलते हैं मिश्रधन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही निकालना है, मिश्रधन ही निकालना है। तो मूलधन इतना है, ए नंबर प्रश्न में दिया है कि मूलधन 1200 है और दर 12% वार्षिक है, यानी प्रत्येक वर्ष आपको 12% देना है। जैसे बैंक से भी जाइएगा ना कर्ज लेने, तो वो 10,000 आपको देगा, लेकिन बोलेगा कि हम 5% या फिर 10% सालाना लेंगे। तो 10% इसका निकालिए, 10,000 का 10% कितना होगा, तो यहाँ पे प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और इसमें इस 100 में 10 से गुना कीजिएगा तो 1,000 आएगा। यानी 10,000 अगर आप बैंक से लेते हैं 10% वार्षिक ब्याज से, वार्षिक दर से 1 साल के लिए, तो आपको कितना देना होगा, तो 10 ये और 1,000 आपको ब्याज भी देना होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। कुछ सूत्र भी हम इसके लिए लिख कर लाए हैं, आपको प्रश्न में जब भी आवश्यकता पड़ेगी इसको हम दिखाएंगे। देखिए ये 3 सूत्र है ना, इन 3 सूत्रों को अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो इन तीनों प्रश्नों को हिला दीजिएगा आप, ठीक है। 9वां नंबर, 10वां नंबर और 11वां नंबर, ये तीनों प्रश्न इसी 3 सूत्रों पे आधारित है। बाकी एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, जब जब जरूरत पड़ेगा उसको हम समझाएंगे। पहले हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न में क्या पूछ रहा है, यानी 9वां नंबर प्रश्न में। 9वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन देय होगा, आपको बताना है। मिश्र धन का मतलब समझ गए कि जो हमने कर्ज दिए होंगे और उसके बाद ब्याज सहित वो कितना हो जाएगा। तो देखिए मूलधन जो है ना 1200 है, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या क्या दिया है। 9वां के ए के हल में देखिए क्या क्या दिया है। पहले तो यहाँ पे लिखिए दिया है, ठीक है। दिया है के बाद लिखना है कि मूलधन, मूलधन देखिए कितना दिया है,
मूलधन दिया है 1200। लिखने का तरीका यही है, ऐसे लिखिएगा, एक भी नंबर एग्जाम में नहीं कटेगा। और मूलधन के बाद आपको यहाँ पे दर लिखना है। दर कितना दिया है, तो दर दिया है, दर बराबर है 12% वार्षिक दर है। यानी 1 वर्ष बाद ना जब आप पैसा देने जाइएगा तो वो पैसा तो लेगा लेकिन 12% एक्स्ट्रा लेगा। जैसे हम लोग अभी यहाँ पे ज्ञात किए थे ना जी, यहाँ पे ज्ञात किए ना 10,000 का 10%, उसी प्रकार से आपको क्या ज्ञात करना है, इस 1200 का 12% कितना आएगा, तो आपको 1200 और प्लस जो आएगा उसको मिलाकर देना होगा जो मिश्र धन होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे और क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि दशा में 3 वर्ष बाद, यानी समय भी यहाँ पे दे दिया है। तो लिखिएगा कि तथा समय कितना दिया है, समय दिया है 3 वर्ष, समय बराबर 3 वर्ष। ठीक है, तब हम लोग को निकालना है, यहाँ पे तब निकालना है, मिश्र धन निकालना है। तो यहाँ पे लिखिएगा तब मिश्र धन बराबर, तो मिश्र धन का सूत्र हो जाएगा जब आपको क्या क्या पता हो, आपको मूलधन पता है, यहाँ पे मूलधन है, उसके बाद दर पता है और समय पता है, तब आप लोग को ये वाला सूत्र लगाना है मिश्र धन के लिए। ठीक है, मिश्र धन का और भी बहुत सारे सूत्र होते हैं, लेकिन क्या क्या दिया रहता है उस स्थिति में हम लोग उसके अनुसार लगाते हैं। जैसे इसमें हम लोग को अगर इस सूत्र लगाते हैं तो हमको मूलधन भी मिल जाएगा, मूलधन की जगह मूलधन रखेंगे, दर की जगह 12 रखेंगे, समय की जगह 3 रखेंगे, फिर यहाँ पे भी है मूलधन, तो मूलधन की जगह पे क्या रखेंगे 1200 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे ना तो मिश्र धन निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी सूत्र को हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मूलधन प्लस यहाँ पे हो जाएगा मूलधन गुने यहाँ पे हो जाएगा दर और फिर गुने हो जाएगा समय और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में 100 हो जाएगा। ठीक है, इस सूत्र को आपको याद रख लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए मूलधन कितना दिया है, 1200 दिया है, प्लस इस ब्रैकेट में भी यहाँ पे मूलधन लिखना है आपको, मूलधन 1200, दर कितना है जी, दर 12 है तो 12 लिखिए, समय कितना है तो समय 3 है, गुना की जगह पे गुना, बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 2 जीरो से ना ये 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा 1200 प्लस यहाँ पे 12 में 12 से गुना कीजिए और फिर 3 से गुना कीजिए, तो 12 में 12 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 144 होगा, और 144 में जब आप 3 से गुना कीजिएगा ना, 3 से गुना कीजिएगा तो 432 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 432 लिखिए। ठीक है, अब देखिए 1200 में आपको 432 को जोड़ना है, तो 1200 में 432 को जोड़िएगा तो यहाँ पे 1632 रुपए हो जाएगा, यानी मिश्र धन जो है ना वह 1632 रुपए होगा। तो इसी प्रकार से इस 9वें की ए नंबर प्रश्न को हल करना था, शायद आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके बी नंबर प्रश्न को हल करते हैं। बी नंबर भी सेम वैसे ही आपको करना है एकदम। अभी आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, यानी स्टॉप कीजिए वीडियो को, और क्या कीजिए कि इस प्रश्न को हल कर लीजिए और उसके बाद फिर प्ले कीजिएगा, और प्ले करने के बाद हम जो हल किए ना उससे मैच कराइएगा क्या आप सही कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए आप लोग प्ले कर दीजिएगा अब और उसके बाद मिलाइएगा। ठीक है, तो बी के हल में आपको लिखना है, क्या लिखना है, सबसे पहले दिया क्या क्या है आपको, तो लिखिएगा दिया है, क्या क्या दिया है, तो मूलधन दिया है, मूलधन कितना दिया है जी, तो मूलधन दिया है 7500। ठीक है, 7500 रुपए दिया है मूलधन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे और क्या क्या दिया था, यहाँ पे 1200 मूलधन दिया था। ठीक है, 1200 रुपए, और यहाँ पे 7500 रुपए दिया है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे दर दिया है, दर कितना दिया है, तो दर दिया है 5% वार्षिक, यानी 1 वर्ष बाद वो 5% एक्स्ट्रा आपसे लेगा। तथा यहाँ पे समय दिया है, समय तो सबके लिए 3 ही वर्ष दिया है इन दोनों प्रश्न के लिए, तो यहाँ पे लिखिएगा तथा समय कितना है, समय है 3 वर्ष। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे निकालना क्या है, निकालना है मिश्र धन, तो यहाँ पे लिखिएगा तथा या सॉरी यहाँ पे लिखिएगा कि तब मिश्रधन बराबर अभी हमने आपको मिश्रधन का सूत्र बताया था, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे लिखिए, नहीं याद हो तो आपने स्क्रीनशॉट लिया था वहां से छापिए, बाकी आपको याद कर लेना है, नहीं तो एग्जाम में तो दिक्कत होगा ना जी। यहाँ पे यहाँ पे मूलधन होता है, फिर प्लस होता है, फिर यहाँ पे मूलधन गुने दर होता है, और दर गुने यहाँ पे समय हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बाटा में कितना होता है 100 होता है। ये किसका सूत्र है, ये मिश्रधन का सूत्र है, जब मूलधन दर और समय दिया हो तब। ठीक है, तो मूलधन यहाँ पे हो जाएगा 7500 यानी 7500, और प्लस फिर यहाँ पे 7500, और यहाँ पे दर कितना हो जाएगा, दर हो जाएगा 5,
और समय हो जाएगा 3 और बाटा में हो जाएगा 100। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे 75 में 5 से गुना करना है और फिर 5 में 3 से गुना करना है। तो यहाँ पे आएगा कितना, 75 में 5 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा, देखिए पहले यहाँ पे लिखिएगा 7500 प्लस इन सभी को जब गुना कीजिए 75 में 5 से फिर 3 से, तो यहाँ पे आएगा 1125। ठीक है, और उसके बाद देखिए बाटा में 1 है तो 1 का बाटा में कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी यहाँ पे केवल इसी को लिखना है, बाटा में 1 नहीं लिखना है, आप छोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए 7500 और इसको जोड़िए 1125 को, यानी 1125 को, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 8625 रुपए। तो यही क्या हो गया, मिश्रधन हो गया दूसरे प्रश्न के लिए। ठीक है, तो आपको दूसरा प्रश्न यानी जो ये कौन सा नंबर था, 9वां था ना, 9वां के यानी बी नंबर में आपको ऐसे ही हल करना है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, दिख रहा है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि 10वें नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 10वां नंबर भी प्रश्न बहुत आसान है। अगर इन सभी प्रश्नों को आपने हल कर लिया, इन 2 प्रश्नों को, तो 10वां तो और आसान है। ठीक है, देखिए 10वां नंबर में करें कि 56,000 पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपए साधारण ब्याज दे होगा। यानी यहाँ पे आपसे पूछा है कि दर बता दीजिए। यानी यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया क्या क्या है, 10वां में के प्रश्न में आप लोग लिखिएगा, 10वां के हल में कि दिया है, यहाँ पे लिखिएगा दिया है। क्या क्या दिया है जी, तो मूलधन दे दिया है। मूलधन कहाँ पे दिया है, तो देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये मूलधन है ना है जी, मतलब 56,000 जो यहाँ पे है 56,000 ये क्या है, मूलधन है। यानी 56,000 पर 2 वर्ष पश्चात, यानी समय भी यहाँ पे दे दिया है। समय कितना दिया है, तो समय दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष समय दिया है। उसके अलावा यहाँ पे और कुछ दिया है। और क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि ब्याज, यानी साधारण ब्याज। देखिए साधारण ब्याज और ब्याज में अंतर होता है। ब्याज 2 प्रकार का होता है, ब्याज 2 प्रकार का होता है, उस पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एक होता है ना कि जैसे आपने यहाँ पे इस प्रश्न में हमने उदाहरण दिया था, जैसे आपने किसी बैंक से 10,000 लिया, ठीक है 10,000 लिया, और फिर अगला साल उसे जाकर आप लोग 10% ब्याज के साथ मिश्रधन उसको 11,000 देते हैं। यानी इसमें 1,000 और जोड़ के देते हैं, क्योंकि इसका 10% 1,000 होता है, तो 10,000 तो उसको देंगे ही देंगे जो बैंक दिया है मूलधन, और उसके साथ ही साथ आपको ब्याज भी देना होता है। यानी टोटल यहाँ पे मिश्रधन हो जाता है, कितना हो जाता है, 11,000 होता है। अब आपने सोचा कि नहीं जी हमको 1 साल में तो नहीं हो पा रहा है, अब हम क्या करते हैं ना कि 1 साल और के लिए हम लोग रखेंगे, 1 साल और रखेंगे इस पैसा को। यानी हमने 1 साल से ज्यादा पैसा रखा तो वहां पे चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। अगर बैंक कहेगा कि नहीं हम चक्रवृद्धि ब्याज ही लेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इस 10,000 पे 10% नहीं लगेगा। अब जो बचा है ना, यानी 11,000 हुआ है, आपको देना है 11,000, तो अब 11,000 का 10% आपको ब्याज देना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। इतना डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, आप लोग समझ गए ना कि ब्याज 2 प्रकार के होता है, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि यहाँ पे आपसे प्रश्न में भी बताया है कि यहाँ पे जो ब्याज आपसे लिया जा रहा है 280 रुपए साधारण ब्याज है। तो यहाँ पे लिखिएगा, देखिए मूलधन आपको मिल गया और समय आपको मिल गया। ठीक है, मूलधन और समय आपको मिल गया, तो यहाँ पे लिखिएगा कि तथा साधारण ब्याज भी यहाँ पे दिया है। साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज कितना है, तो साधारण ब्याज यहाँ पे 280 रुपया है। ठीक है, 280 रुपया। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, जब आपको यहाँ पे दर निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ पे पूछा है कि पश्चात किस दर से, यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, दर निकालना है। तो लिखिएगा तब दर बराबर, तो दर का सूत्र होता है, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो दर का सूत्र होता है कि साधारण ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने समय। यहाँ पे साधारण ब्याज भी आपको पता है, यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज यहाँ पता है, और मूलधन यहाँ पे पता है कितना है, 56,000 है, और समय भी आपको पता है कितना, 2 वर्ष। तो आप लोग इस सूत्र को यहाँ पे लगाइएगा दर वाला, तो आप लोग क्या कर पाइएगा, इस प्रश्न को हल कर पाइएगा। ठीक है, तो लिखिएगा कि साधारण ब्याज के मतलब आप लोग समझ गए हैं। ब्याज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण एक चक्रवृद्धि ब्याज। अभी तक हम लोग को केवल साधारण ब्याज के बारे में ही पढ़ना है, आगे क्लासों में हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ना है, जब हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी आपका हम ऐसे टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, नहीं तो उधर हम बताने लग जाएं तो क्या होता है ना कि वीडियो लंबा हो जाता है, और वीडियो लंबा होता है तो आप लोग देखते नहीं है,
आप लोग हमेशा शॉर्ट वीडियो के चक्कर में रहते हैं कि छोटा वीडियो कैसे मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए हम उधर फिर उस टॉपिक पे चर्चा नहीं करेंगे। देखिए साधारण ब्याज कितना दिया है, साधारण ब्याज 280 दिया है तो 280 रखिए, गुना में 100 है तो 100 रखिए। मूलधन कितना दिया है, 56,000 दिया है तो 56,000 रखिए, और गुना में समय कितना दिया है, 2 वर्ष, तो यहाँ पे 2 रखिए। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो से ना ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 28 से कम 28, 28 दूनी 56। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बचा, जब 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1, 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे होगा 4, यानी 1/4 यहाँ पे बचा है। अब आपको क्या करना है ना कि इसको भी भाग देना है। जब 1 में आप लोग 4 से भाग दीजिएगा ना तो यहाँ पे कटेगा नहीं, तो यहाँ पे दशमलव दीजिएगा आप, ठीक है। दशमलव दीजिएगा तो 1 जीरो दे सकते हैं, तो 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, तब यहाँ पे 2 आएगा, दशमलव दे दिए तो एक और जीरो दीजिए, तो 2 4 25 कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। जब कटाइएगा तो यहाँ पे कितना आ गया, 0.25 आ गया। देखिए दशमलव के पहले ना अपने मन से जीरो भी लगा सकते हैं, यहाँ पे 2 5 है ना तो इसके सामने जीरो अपने मन से लगा दीजिए। तो यहाँ पे जब इसको कटाइएगा तो दशमलव में कितना आएगा, दशमलव में आएगा 0.25, ये प्रतिशत हो जाएगा, यानी दर जो था ना वो कितना है, 0.25%, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है। कोई भी डाउट हो तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है, फिर से हम आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से आपने इस प्रश्न को हल कर लिया। चलिए अब हम लोग 11वें नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए 11वां नंबर में क्या बोल रहा है, उसके लिए मुझे एक पेज लेना होगा, एक पेज लेकर हम आ रहे हैं। देखिए 11वां में करे कि मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपए ब्याज के रूप में दिए, उसने कितना धन उधार लिया था। यानी यहाँ पे मूलधन आपको ज्ञात करना है, जो पैसा उसने उधार लिया था वही ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा पहले क्या क्या दिया है। 11वां का हल में आपको लिखना है कि दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या क्या यहाँ पे दिया है। तो देखिए मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपए ब्याज दिया। तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दर दिया है, दर क्या दिया है, यानी 9%, दर बराबर 9%, वार्षिक यहाँ पे क्या दिया है, दर दिया है कि 9% प्रत्येक वर्ष उसे देना है, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे दिया है समय कितना है, तो समय है 1 वर्ष, और यहाँ पे ब्याज दिया है तथा लिखिएगा ब्याज बराबर, ब्याज कितना है, तो 45 रुपए है, ठीक है। 45 रुपए ब्याज भी यहाँ पे दिया है। तब आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे उसने कितना धन उधार लिया था, यानी यहाँ पे आपको मूलधन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखिएगा मूलधन बराबर, तो मूलधन कितना, सूत्र क्या होता है इसका, तो ब्याज गुने 100 और बटा में दर गुने समय। यहाँ पे देखिए ब्याज भी दिया है, ब्याज कितना दिया है, 45 दिया है, दर कितना दिया है, दर 9 दिया है, और समय कितना दिया है, समय यहाँ पे 1 वर्ष दिया है, ठीक है। तो इस सभी को यहाँ पे हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले सूत्र को लिखिए, सूत्र क्या है, ब्याज गुने 100 बटा में दर और गुने समय, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्याज कितना है, ब्याज है 45 रुपया, तो 45 लिखिए, गुना में 100 कीजिए। दर कितना है जी, तो दर 9% है, तो 9 लिखिए, और समय कितना है, समय यहाँ पे 1 वर्ष है, तो 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 9 एकम 9 और 9 पचे 45। अब देखिए 5 में 100 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 500, और बाटा में देखिए 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो बाटा में 1 आएगा, और बाटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी यहाँ पे मूलधन कितना निकला, मूलधन निकला 500 रुपए, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा, थोड़ा सा सरा के लिखिएगा कि अतः जो मीना है ना, वह लिखिएगा कि अतः मीना ने 500 रुपए उधार लिया था। देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा था, प्रश्न पूछ रहा था मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपए ब्याज के रूप में दिया। तो आपको बताना था कि मूलधन यानी वो उधार कितना लिया था, तो लिखिएगा कि अतः मीना ने 500 रुपए उधार लिया, क्योंकि हमने जब निकाला मूलधन यहाँ पे तो मूलधन कितना निकल गया, 500 निकल गया, यानी 500 रुपए आप मीना जब कर्ज लेगी, किसी से उधार लेगी, तो 9% जब वार्षिक दर से उसको 1 वर्ष बाद देना होगा, तो 500 तो देगी ही देगी, और 45 रुपया जो ब्याज है उसको भी देगी,
ठीक है, तो इस प्रकार से शायद आप लोग समझे इस प्रश्न को। अगर यहाँ पे मिश्रधन निकालने के लिए बोल देना, मिश्रधन यहाँ पे बोल दे कि इस प्रश्न में बताइए मिश्रधन कितना होगा, तो मूलधन तो इतना है और ब्याज इतना है, तो इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, इन दोनों को यानी 500 और प्लस 45 करते हैं, तो यहाँ पे 545 आएगा और 545 क्या होगा, मिश्रधन होगा। मिश्रधन, मिश्रधन का मतलब आप समझ रहे हैं कि जब हम लोग कर्ज लेते हैं और कर्ज के बाद जब वापिस करते हैं पैसा तो कुछ ब्याज देना होता है, और ब्याज और मूलधन यानी जो कर्ज लिए हैं वो और ब्याज दोनों एक साथ जब लिखते हैं तो उसी को हम लोग मिश्रधन बोलते हैं। तो जब 500 क्या है, मूलधन है, और ब्याज कितना है, 45, तो दोनों को जोड़ेंगे तो मिश्रधन निकल जाएगा, जो कि प्रश्न में पूछा नहीं था, हम आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए समझा दिए। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके जाना है, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग आगे के अध्याय यानी 8वां अध्याय को शुरू करेंगे, क्योंकि यह अध्याय समाप्त हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं उसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।